हेलो स्टूडेंट, आज हम पीएससी सेकेंड ईयर में ताप व दाब के फलन के रूप में एंट्रोपी, भौतिक अवस्था में एंट्रोपी परिवर्तन तथा क्लेसियस असमानता के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि ताप व दाब के फलन के रूप में एंट्रोपी। माना कि एंट्रोपी ताप व दाब का फलन है तो एस इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसका पूर्ण अवकलन करने पर डी एस बराबर डेल एस अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर डी टी प्लस डेल एस अपॉन डेल पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी पी, जिससे समीकरण 1 से रिप्रेजेंट किया गया। चूँकि हम जानते हैं कि एंथैल्पी बराबर होता है एच बराबर ई प्लस पी वी। एच बराबर ई प्लस पी वी का अवकलन करने पर डी एच बराबर डी प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी प्राप्त होता है, जिसे समीकरण 2 से रिप्रेजेंट किया गया। चूँकि डी बराबर टी डी एस माइनस पी डी वी होता है, अतः डी का मान समीकरण 2 में रखने पर डी एच बराबर टी डी एस माइनस पी डी वी प्लस वी डी पी प्राप्त होता है। अतः यहाँ से डी एच बराबर टी डी एस प्लस वी डी पी प्राप्त होता है। अतः डी एच को समीकरण 3 से रिप्रेजेंट किया गया है। माना कि एंथैल्पी ताप व दाब का फलन है, यानी एच इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका पूर्ण अवकलन करने पर डी एच बराबर डेल एच अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर डी टी प्लस डेल एच अपॉन डेल पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी पी प्राप्त होता है। अब समीकरण 3 व 4 दोनों का मान डी एच दोनों समरूप है, अतः समीकरण 3 व 4 से टी डी एस प्लस वी डी पी बराबर डेल एच अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर डी टी प्लस डेल एच अपॉन डेल पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इंटू डी पी। अब इस समीकरण को अरेंज करने पर डी एस बराबर 1 अपॉन टी डेल एच अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर डी टी प्लस डेल एच अपॉन डेल पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी पी माइनस वी डी पी प्राप्त होता है। अब इसे डी एस के रूप में लिखने पर डी एस बराबर 1 अपॉन टी डेल एच अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर डी टी प्लस 1 अपॉन टी डेल एच अपॉन डेल पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर माइनस वी इंटू डी पी प्राप्त होता है। चूँकि समीकरण 5 डी एस को रिप्रेजेंट करता था, समीकरण 1 भी एंट्रोपी में परिवर्तन को रिप्रेजेंट करता है, अतः समीकरण 1 व 5 समरूप हैं। अतः इनके गुणांकों की तुलना करने पर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी कॉन्स्टेंट प्रेशर बराबर 1 अपॉन टी डेल एच अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर प्राप्त होता है तथा डेल एस अपॉन डेल पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बराबर 1 अपॉन टी डेल एच अपॉन डेल पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर माइनस वी प्राप्त होता है, जिसे समीकरण 6 व 7 से रिप्रेजेंट किया गया है। चूँकि समीकरण 6 से हम जानते हैं कि स्थिर दाब पर ताप के साथ एंथैल्पी में परिवर्तन की दर स्थिर दाब पर ऊष्माधारिता को रिप्रेजेंट कर बताता है, जिसे सीपी से रिप्रेजेंट किया गया है। अतः डेल एस अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर बराबर सीपी अपॉन टी, जिसे समीकरण 8 से रिप्रेजेंट किया गया है, एवं जहाँ सीपी डेल एच अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है। चूँकि हम जानते हैं कि सीपी अपॉन टी का मान हमेशा धनात्मक होता है, अतः समीकरण 8 से स्पष्ट है कि निश्चित दाब पर ताप बढ़ाने से एंट्रोपी का मान बढ़ेगा। अब एक परिमित ताप परिवर्तन के मध्य स्थिर दाब पर एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस बराबर सीपी अपॉन टी डी टी T1 से T2 इंटीग्रल। अब समीकरण 6 व 7 को पुनर्व्यवस्थित करने पर डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी कॉन्स्टेंट प्रेशर बराबर टी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी कॉन्स्टेंट प्रेशर एवं डेल्टा एच अपॉन डेल्टा पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बराबर टी डेल्टा एस अपॉन डेल्टा पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस वी प्राप्त होता है, जिसे समीकरण 9 व 10 से रिप्रेजेंट किया गया। समीकरण 9 का स्थिर ताप पर पी के सापेक्ष तथा समीकरण 10 का स्थिर दाब पर टी के सापेक्ष अवकलन करने पर डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल पी अपॉन डेल टी बराबर टी डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल पी इंटू डेल टी और डेल स्क्वायर एच अपॉन डेल टी डेल पी बराबर टी डेल स्क्वायर अपॉन डेल पी प्लस डेल एस अपॉन डेल पी टी प्लस डेल वी अपॉन डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर प्राप्त होता है। समीकरण 12 में से 11 को घटाने पर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कॉन्स्टेंट प्रेशर बराबर 0 प्राप्त होता है। अतः यहाँ से डेल्टा एस अपॉन डेल्टा पी कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बराबर माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कॉन्स्टेंट प्रेशर प्राप्त होता है। अब समीकरण से स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष एंट्रोपी में परिवर्तन एवं समीकरण 13 से स्थिर ताप पर दाब के सापेक्ष एंट्रोपी में परिवर्तन का मान
समीकरण 1 में रखने पर ds बराबर CP/T dt माइनस कॉन्स्टेंट प्रेशर पर ताप के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर इंटू dV प्राप्त होता है, जिसे समीकरण 14 से रिप्रेजेंट करता है एवं समीकरण 14 ही एंट्रोपी की दाब पर निर्भरता को प्रदर्शित करता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि भौतिक प्रावस्था में परिवर्तन पर एंट्रोपी परिवर्तन। तो इसके लिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ठोस प्रावस्था से द्रव प्रावस्था में रूपांतरण में एंट्रोपी परिवर्तन। हम जानते हैं कि जब किसी ठोस को उसके गलनांक पर गर्म किया जाता है या ऊष्मा दी जाती है तो वह उसी ताप पर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इस ताप को गलनांक बिंदु कहते हैं तथा इसके लिए आवश्यक ऊष्मा को गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। माना कि 1 मोल ठोस को उत्क्रमण रूप से गलन बिंदु Tf पर द्रव में परिवर्तित किया जाता है तथा इस परिवर्तन में स्थिर दाब पर डेल्टा HF ऊष्मा अवशोषित होती है। तो यह अवशोषित ऊष्मा गलन की मोलर ऊष्मा कहलाती है। अतः गलन प्रक्रम में एंट्रोपी वर्तन डेल्टा SF बराबर डेल्टा HF/Tf होता है, जहाँ डेल्टा SF गलन प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन है। चूँकि हम जानते हैं कि अवशोषित ऊष्मा डेल्टा HF का मान हमेशा धनात्मक होता है, अतः डेल्टा SF यानी गलन प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन का मान भी धनात्मक होगा। लेकिन है कि द्रव प्रावस्था से गैस प्रावस्था में रूपांतरण में एंट्रोपी परिवर्तन। जब किसी द्रव को उसके क्वथनांक पर ऊष्मा दी जाती है तो वह उसी ताप पर गैस में परिवर्तित हो जाता है। इस परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। माना कि 1 मोल द्रव को उत्क्रमण रूप से क्वथनांक Tb पर गैस में परिवर्तित किया जाता है तथा इस परिवर्तन में स्थिर दाब पर डेल्टा Hv ऊष्मा अवशोषित होती है। तो यह अवशोषित ऊष्मा वाष्पन की मोलर ऊष्मा कहलाती है। अतः डेल्टा SV बराबर डेल्टा Hv/Tb, जहाँ Tb क्वथनांक ताप को तथा डेल्टा Hv वाष्पन की गुप्त ऊष्मा तथा डेल्टा SV वाष्पन प्रक्रम में एंट्रोपी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। अब एक क्रिस्टलीय अवस्था से दूसरी क्रिस्टलीय अवस्था में रूपांतरण में एंट्रोपी परिवर्तन। यदि 1 मोल ठोस को संक्रमण ताप पर एक क्रिस्टलीय अवस्था से दूसरी क्रिस्टलीय अवस्था में रूपांतरण किया जाता है तो जो ऊष्मा अवशोषित या उत्सर्जित होती है उसे ही संक्रमण की मोलर ऊष्मा कहते हैं। यदि किसी प्रक्रम में डेल्टा ST संक्रमण ऊष्मा तथा TT संक्रमण ताप हो तो मोलर एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा ST बराबर डेल्टा ST/TT होगा। इस प्रकार भौतिक अवस्था में परिवर्तन पर एंट्रोपी परिवर्तन ज्ञात कर सकते हैं। एक तो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में, दूसरा द्रव अवस्था से गैस अवस्था में और तीसरा एक क्रिस्टलीय अवस्था से दूसरे क्रिस्टलीय अवस्था में। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्लेसियस असमानता क्या है। चूँकि हम जानते हैं कि एंट्रोपी एक अवस्था फलन है जो तंत्र की अवस्था पर निर्भर करता है, उस पथ पर निर्भर नहीं करता है जिससे प्रक्रम गुजरता है। अतः इसके चक्रीय प्रक्रम के लिए इस इंटीग्रल ds बराबर 0 होता है। यदि प्रक्रम चक्रीय हो अर्थात प्रक्रम A से B तथा वापस B से A में आता है तो इसे इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी इंटीग्रल चक्रीय प्रक्रम ds बराबर ds A to B इंटीग्रल प्लस ds B to A इंटीग्रल बराबर 0। अतः यहाँ से ds A to B इंटीग्रल बराबर माइनस ds B to A इंटीग्रल प्राप्त होता है, जिसे समीकरण 2 से रिप्रेजेंट किया गया है, जो यह प्रदर्शित करता है कि A से B में जाने के लिए तथा B से A में जाने के लिए एंट्रोपी परिवर्तन समान होगा लेकिन विपरीत चिन्ह वाला होगा तथा इन दोनों को जोड़ने पर इसका मान 0 प्राप्त होगा। यदि हम माने कि परिवेश से हमेशा ऊष्मा का स्थानांतरण उत्क्रमणीय रूप से होता है तो इसे डेल्टा S सिस्टम बराबर माइनस डेल्टा S सराउंडिंग होगा, अर्थात डेल्टा S टोटल बराबर डेल्टा S सिस्टम प्लस डेल्टा S सराउंडिंग बराबर 0 होगा। अतः ये स्पष्ट करता है कि किसी प्रक्रम के पारिपार्श्विक व तंत्र की एंट्रोपी में कुल परिवर्तन 0 होगा, अर्थात डेल्टा S टोटल बराबर डेल्टा S सिस्टम प्लस डेल्टा S सराउंडिंग बराबर 0। अर्थात
उत्क्रमण प्रक्रम में एंट्रोपी का केवल तंत्र व परिवेश के मध्य स्थानांतरण होता है, वह कुल एंट्रोपी परिवर्तन शून्य होता है। लेकिन यदि हम माने कि A2B अनुत्क्रमण रूप से परिवर्तन है तथा B2A उत्क्रमण रूप से परिवर्तन है, तो इसे इस डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया कि A2B अनुत्क्रमणीय और B2A उत्क्रमणीय। अतः इसे इस प्रकार रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि DQ इरिवर्सिबल अपॉन T संपूर्ण चक्र का बराबर DQ इरिवर्सिबल अपॉन T A2B प्लस DQ रिवर्सिबल अपॉन T B2A, क्योंकि B2A उत्क्रमणीय प्रक्रम है तथा A2B अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है। अतः समीकरण 2 से मान रखने पर DQ इरिवर्सिबल अपॉन T संपूर्ण चक्र का प्राप्त होगा बराबर DQ इरिवर्सिबल अपॉन T इंटीग्रल A2B माइनस DQ रिवर्सिबल अपॉन T इंटीग्रल A2B। लेकिन हम जानते हैं कि अनुत्क्रमणीय चक्रीय प्रक्रम के लिए DQ इरिवर्सिबल अपॉन T संपूर्ण चक्र के लिए इज लेस देन 0 होता है। अतः इसका उपयोग करने पर समीकरण 4 से इंटीग्रल A2B DQ इरिवर्सिबल अपॉन T इज लेस देन DQ रिवर्सिबल अपॉन T इंटीग्रल A2B प्राप्त होता है, जिसे समीकरण 5 से रिप्रेजेंट किया गया है। परंतु हम जानते हैं कि DS बराबर होता है DQ रिवर्सिबल अपॉन T। अतः इसका मान समीकरण 5 में रखने पर DQ इरिवर्सिबल अपॉन T इंटीग्रल A2B इज लेस देन DS इंटीग्रल A2B प्राप्त होता है। यदि परिवर्तन परिमित हो तो DQ इरिवर्सिबल अपॉन T इंटीग्रल A2B इज लेस देन डेल्टा S AB प्राप्त होता है, अर्थात डेल्टा S सिस्टम इज ग्रेटर देन Q इरिवर्सिबल अपॉन T प्राप्त होता है, जहां डेल्टा S B A से B में जाने पर एंट्रोपी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। और यह समीकरण 6 ही क्लेसियस असमानता को रिप्रेजेंट करता है और समीकरण 6 के व्यंजक को ही क्लेसियस असमानता कहते हैं, जो कि वास्तविक बदलाव के लिए आवश्यक आधार है तथा किसी अनुत्क्रमणीय बदलाव के लिए महत्वपूर्ण संबंध है। इस प्रकार चक्रीय उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय प्रक्रम को लेकर हम क्लेसियस असमानता के लिए व्यंजक ज्ञात कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्लेसियस असमानता का विलगित तंत्र पर क्या उपयोग है और क्लेसियस असमानता का तंत्र व पारिपार्श्विक पर क्या उपयोग है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्लेसियस असमानता का विलगित तंत्र पर उपयोग। चूँकि हम जानते हैं कि विलगित तंत्र में किसी परिवर्तन के लिए ऊष्मा परिवर्तन शून्य होता है, अर्थात DQ इरिवर्सिबल बराबर 0। अतः क्लेसियस असमानता समीकरण डेल्टा S सिस्टम इज ग्रेटर देन Q इरिवर्सिबल अपॉन T का उपयोग करने पर उसमें Q इरिवर्सिबल बराबर 0 रखने पर डेल्टा SB इज ग्रेटर देन 0 प्राप्त होता है, या हम इसे डेल्टा SB बराबर 0 ले सकते हैं उत्क्रमणीयता के लिए। अतः विलगित तंत्र में वास्तविक बदलाव के लिए एंट्रोपी डेल्टा S का मान धनात्मक होना चाहिए, अर्थात विलगित तंत्र में स्वतः परिवर्तन के लिए या अनुत्क्रमणीय प्रक्रम के लिए प्रक्रम की एंट्रोपी का मान बढ़ेगा तथा साम्यावस्था पर एंट्रोपी का मान अधिकतम होगा, अर्थात जब तक परिवर्तन चलता रहेगा तब तक एंट्रोपी का मान बढ़ता रहेगा। अतः विलगित तंत्र में एंट्रोपी का मान हमेशा बढ़ेगा तथा साम्यावस्था पर एंट्रोपी का मान अधिकतम होगा। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्लेसियस असमानता का तंत्र व पारिभाषिक पर क्या उपयोग होगा। चूँकि हम जानते हैं कि डेल्टा SB इज ग्रेटर देन DQ इरिवर्सिबल अपॉन T इंटीग्रल A2B होता है। अतः यहाँ से डेल्टा SAB इज ग्रेटर देन Q इरिवर्सिबल अपॉन T, यहाँ से डेल्टा S इज ग्रेटर देन डेल्टा S सिस्टम प्लस डेल्टा S सराउंडिंग इज ग्रेटर देन 0 प्राप्त होता है। इससे स्पष्ट है कि डेल्टा S यूनिवर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जहाँ इज ग्रेटर देन यानी असमानता अनुत्क्रमणीय परिवर्तन को तथा समानता उत्क्रमणीय परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। लेकिन वास्तविक प्रक्रम अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं, अतः इनकी एंट्रोपी बढ़ती है तथा उत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी स्थिर रहती है।
क्लेसिस ने इस प्रकार बताया कि विश्व की ऊर्जा तो स्थिर रहती है, जबकि एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है तथा अधिकतम की ओर अग्रसर होती है। इस प्रकार क्लेसिस असमानता का विलगित तंत्र पर तथा तंत्र पारिस्वारिस्वर पर परिवेश पर उपयोग किया जाता है, जिससे निष्कर्ष निकलता है कि उत्कीर्णन प्रक्रम में एंट्रोपी स्थिर रहती है, जबकि अनुत्कीर्णन प्रक्रम में एंट्रोपी बढ़ती रहती है।